हेलो एवरीवन। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में हम लोग ब्लॉक 4 पढ़ रहे थे, प्रोटेक्टिंग आवर इन्वायरमेंट पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस। हमने यूनिट 12 पढ़ना स्टार्ट किया था, इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन, और कल के क्लास में हमने नेशनल लेजिस्लेशन तक कवर कर लिए थे। आज हम कवर करेंगे इंटरनेशनल कन्वेंशन। आज बस एक ही टॉपिक पढ़ाऊँगी क्योंकि ये टॉपिक ही बहुत ज़्यादा लंबा है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इंटरनेशनल कन्वेंशन। जो चीज़ हमने नेशनल लेवल पे पढ़ा, अब उसी को इंटरनेशनल लेवल पे पढ़ना है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा ओवरव्यू हमने इसके पहले वाले चैप्टर में देख लिया था, जब हम ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज़ कवर कर रहे थे। इशू के साथ साथ मैं बताई थी आपको कि किस तरीके से इसे ख़त्म करने के लिए तरह तरह के लेजिस्लेशन इंटरनेशनल लेवल पे हुए थे। उसी के बारे में हम बात करेंगे यहाँ इंटरनेशनल कन्वेंशन में, ठीक है। तो मेनली जितने भी इंटरनेशनल लेजिस्लेशन होते हैं वो एक एग्रीमेंट होता है इंटरनेशनल लेवल पे, और इस तरीके के इंटरनेशनल एग्रीमेंट इसे फाइनलाइज जो करते हैं वो इंटरनेशनल कन्वेंशन के थ्रू करते हैं, ठीक है। कन्वेंशन को आप ट्रीटी भी कह सकते हो, ट्रीटी, इंटरनेशनल ट्रीटीज़। इसके अलावा जो नेशन एग्री हो जाते हैं इस कन्वेंशन के लिए उसे हम पार्टी कहते हैं, ठीक है। जैसे सपोज ग्लोबल वार्मिंग के इशू के लिए बहुत सारे कंट्रीज़ एग्री करते हैं, वो सारे कंट्री को हम कहेंगे पार्टीज़। जैसे एग्जांपल से आप समझो कि क्लाइमेट चेंज के इशू के लिए क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, तो उस क्योटो प्रोटोकॉल के लिए जिस जिस नेशन ने एग्री किया होगा उसे हम क्या कहेंगे, पार्टीज़ ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। तो वो पार्टी हो गए। तो सबसे पहले आपके बुक में मेंशन किया हुआ है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बारे में। तो ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस छोटा सा प्यारा सा नाम है किसका, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। कब हुआ था, 1972 स्टॉकहोम में, ठीक है। स्टॉकहोम प्लेस है, तो इस जगह पे ये कॉन्फ्रेंस हुआ, इसीलिए से स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कहा गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप था यूनाइटेड नेशन का इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को एड्रेस करने का, ठीक है। इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, तो उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वो था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, और ये इंटरनेशनल लेवल पे हुआ था, ठीक है। इसीलिए हम इसे किस में पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशन में। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट ये किससे रिलेटेड है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से। आपसे क्वेश्चन में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस किस चीज़ के लिए हुए थे, ठीक है। क्योंकि ये बड़ा सा नाम लिख दिया तो आप पकड़ लोगे कि ये इन्वायरमेंट के लिए था, ठीक है। तो हम ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, तो ऑब्वियसली स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस पूछा जाएगा और आपको यहाँ पे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन आंसर देना है, ठीक है। इसी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से एक और चीज़ का बर्थ होता है, वो क्या है, यूनेप। इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। यूनेप, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये ई है, ठीक है फ्रेंड, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में आपको दो चीज़ याद रखना है, क्या, ये इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन के लिए था और इससे यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम बन के आया, ठीक है। तो ये याद रहेगा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। आगे मूव करते हैं, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट ऑल्सो नोन एज अर्थ समिट हेल्ड इन रियो दी जेनेरियो इन जून 1992। तो यहाँ भी अर्थ समिट छोटा सा प्यारा सा नाम है, किसका नाम है, यूएन, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। कहाँ पे हुआ था, रियो दी जेनेरियो 1992 में, ब्राज़ील में, ठीक है। इस अर्थ समिट से बहुत सारे आउटकम्स निकले, इसी में से एक है एजेंडा 21। ये एक एक्शन प्लान है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन कैसा डेवलपमेंट होना चाहिए, जो कि सस्टेनेबल हो, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस सेंस में, सोशल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल, तीनों ही सेंस में, ठीक है। इस तरीके से डेवलपमेंट करो कि सोशल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंट किसी को भी कोई हार्म ना हो। तो यही मेंशन है एजेंडा 21 में। इसके अलावा एजेंडा 21 को प्रमोट करने के लिए बनाया गया यूएन कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट बना ही इसलिए था ताकि हम एजेंडा 21 के एम को प्रमोट कर सकें, ठीक है। तो ये एजेंडा 21 और यूएन कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट किससे रिलेटेड है, अर्थ समिट से रिलेटेड है। तो कौन किससे रिलेटेड है, ये सारी चीज़ एकदम क्लियर होनी चाहिए। इन दोनों कॉन्फ्रेंस के अलावा और भी बहुत सारे कॉन्फ्रेंस हैं, जैसे कि द फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये मैं आपको पहले बता चुकी थी, ये भी किसका प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशन का। और द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए है ये कन्वेंशन। इसके अलावा ये जो अर्थ समिट हुआ था हमारा रियो दी जेनेरियो में 1992 में, फिर से एक अर्थ समिट हुआ था 2002 में।
ये भी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइज किए थे। ये 2002 वाला जो अर्थ समिट था, इस कॉन्फ्रेंस को कहा गया वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो मेनली ये 2002 में हुआ था और पहला वाला कब हुआ था? 1992 में। तो इस 10 ईयर का रिव्यू करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस हुआ था। मेनली किस चीज़ के लिए? कि हम कितने प्रोग्रेस में हैं और कितने पानी में। ठीक है, ये चीज़ देखने के लिए ये कॉन्फ्रेंस किया गया था। तो ये अर्थ समिट 2002 वाला ये क्या चीज़ के लिए था? प्रोग्रेस को रिव्यू करने के लिए। और 1992 में फ्रेमवर्क दिया गया था कि किस तरीके से हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों ही अलग अलग है। तो इसी अर्थ समिट 2002 को रियो प्लस 10 कहा जाता है, क्योंकि हमने क्या किया? रियो के 10 ईयर अचीवमेंट को एनालाइज किया। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा रियो प्लस 10। आगे मूव करते हैं। आगे है कन्वेंशन ऑन केमिकल एंड हजार्ड वेस्ट। अब केमिकल और हजार्ड वेस्ट के लिए भी कन्वेंशन किया गया था। वो कौन सा था? बेसल कन्वेंशन। तो इस बेसल कन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया था 1989 में। ठीक है, किस चीज़ के लिए? टू कंट्रोल द ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट। तो हम हजार्डस वेस्ट को एक जगह से लेके दूसरी जगह मूव करते हैं, तो उसी को कंट्रोल करने के लिए आया था ये बेसल कन्वेंशन। किससे रिलेटेड है? केमिकल एंड हजार्ड वेस्ट। तो ये एक प्रिंसिपल है बेसल कन्वेंशन का। तो बेसिकली बेसल कन्वेंशन के आपको 3 प्रिंसिपल दिए गए हैं। सबसे पहला है ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट जो हजार्डस वेस्ट का हो रहा है उसे रिड्यूस किया जाए। ठीक है, उसे कम करो। उसके बाद सेकेंड प्रिंसिपल है जिस जगह से हजार्डस वेस्ट का जनरेशन हो रहा है उसी जगह पे उसे अच्छे से ट्रीट करना चाहिए और वहीं पे डिस्पोज करना चाहिए। कहाँ डिस्पोज करना चाहिए? जहाँ से वो जनरेट हो रहा है। तो ये क्या हो गया? दूसरा प्रिंसिपल। फिर तीसरा प्रिंसिपल है हजार्डस वेस्ट के जनरेशन को कम करो और मिनिमाइज करो उसके सोर्स तक ही। मतलब क्या है कि हजार्डस वेस्ट को कम जनरेट करो, कम उत्पाद करो और कोशिश करो कि वो अपने सोर्स तक ही रहे, बाहर नहीं फैले। ठीक है, तो ये 3 प्रिंसिपल थे बेसल कन्वेंशन के। फिर आगे जाके इसी बेसल कन्वेंशन को मॉडिफाई किया गया और मॉडिफिकेशन में इंक्लूड था कि ये जो हजार्डस वेस्ट है इसे हम दूसरे डेवलपिंग कंट्री में एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उसके पास वो फैसिलिटी नहीं है कि वो इन तरीके के वेस्ट को मैनेज कर सके। ठीक है ना, इसीलिए बाद में मॉडिफिकेशन करके बताया गया कि हम हजार्डस वेस्ट को डेवलपिंग कंट्री में एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इंडिया भी सिग्नेटरी है इस बेसल कन्वेंशन में। इस बेसल कन्वेंशन के अलावा इंडिया और 2 कन्वेंशन में सिग्नेटरी है, एकदम सेम इसी टाइप के, जिसमें से सबसे पहला है रोटरडम कन्वेंशन और दूसरा है स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। दोनों में डिफरेंस समझो। सबसे पहला रोटरडम कन्वेंशन, ये एक प्रोसीजर है, प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर, जिसमें आप अगर किसी केमिकल या फिर किसी हजार्डस पेस्टिसाइड को इंटरनेशनली ट्रेड कर रहे हो तो आपको पहले कंसेंट देना होगा, क्योंकि रोटरडम कन्वेंशन प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन हेल्थ को, इन्वायरमेंट को। इसीलिए मना करता है कि इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होना चाहिए हजार्डस केमिकल का, जब तक कि जो स्टेट इसे दूसरी स्टेट में इंपोर्ट करा रहा है वो पहले अपना कंसेंट ना दे दे। उसे पहले लिख के देना होगा कि ये हजार्डस केमिकल है, हम इसे इंपोर्ट करना चाह रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में। तो पहले आप उसे लिख के दो, उसके बाद ही आपको अलाउ किया जाएगा। ठीक है ना, तो ये बेसिकली क्यों हो रहा है? ताकि हम ह्यूमन हेल्थ और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। हमें पहले से पता होगा ना कि कौन सा चीज़ हजार्डस है। तो इससे क्या होगा? इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होगा और हम सेफ हैंडलिंग कर सकते हैं। ठीक है, सेफली उसे एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर कर सकते हैं। तो ये रोटरडम कन्वेंशन 1998 में अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है। उसके बाद दूसरा जो है स्टॉकहोम कन्वेंशन, ये किसके लिए था? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, नाम में ही है। इसे अडॉप्ट 2001 में किया गया था। तो इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग बैन किया गया है प्रोडक्शन, ट्रेड और यूज 12 POP का। क्या है POP? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। इसे डिनोट किया जाता है स्मॉल यू से। तो देखो यहाँ नाम में लिखा गया है पॉल्यूटेंट, यानी कि इससे क्या हो रहा है? पॉल्यूशन फैल रहा है। तो इसीलिए इस कन्वेंशन से क्या किया गया? रिस्ट्रिक्ट किया गया इसके प्रोडक्शन को, इसके ट्रेड को, इसके यूज़ को। ये एक तरह का केमिकल है, पॉल्यूटेंट भी है और पॉल्यूटेंट की तरह एक्ट कर रहा है तो पॉल्यूशन फैलाएगा। इसीलिए इसी तरीके के 12 POP को आइडेंटिफाई करके उसे पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। तो समझ गए इसका मेनली टारगेट क्या है? रिस्ट्रिक्ट कर दो इस तरीके के POP को या फिर पूरी तरीके से बैन कर दो। आगे मूव करते हैं। आगे कन्वेंशन ऑन द ओजोन लेयर। ओजोन डिप्लेशन ग्लोबल इशू है, पहले भी बता चुकी हूँ मैं आपको।
तो इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा है यूएनईपी। किस कॉन्फ्रेंस से बना था ये, अभी मैं आपको तुरंत ही बताई, ठीक है। तो ये यूनेप यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम इस इशू को एड्रेस कर रहा है 1977 से ही। तो इसी ओजोन लेयर के लिए कन्वेंशन हुआ था वियना में 1985 में, द कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर, ठीक है। तो मेनली ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए कन्वेंशन हुआ था वियना में। इससे क्या हो सकता है, हम ओजोन डिप्लेशन के इशू को सॉल्व कर सकते हैं। तो सारे नेशन कमिटेड थे कि वो ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करेंगे और एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि ये क्या है, एक ग्लोबल इशू, ठीक है। सिंगल कंट्री इसे हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस कन्वेंशन को वियना कन्वेंशन भी कहा जाता है और इसी कन्वेंशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बना था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये मैं आपको पहले भी पढ़ाई थी जब आपको ओजोन लेयर डिप्लेशन पढ़ा रही थी। तो इसी कन्वेंशन का आउटकम निकल के आया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। किस चीज़ के लिए, इसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो ये हो गया ओजोन लेयर के बारे में। अब आगे है कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये भी पहले पढ़ा चुकी हूँ। क्लाइमेट चेंज के इशू को कौन सॉल्व कर रहा था, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका मेनली टारगेट क्या था, ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को कम कर दो, और इसी का आउटकम था क्योटो प्रोटोकॉल, है ना। याद आ रहा है, ये सारी चीज़ मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ जस्ट इसके पहले वाले चैप्टर में, ठीक है। तो इसमें डिटेल में नहीं जाना क्योंकि ओजोन लेयर, क्लाइमेट चेंज, ये सारी चीज़ हो गए। आपको याद क्या रखना है इसमें से कि कौन से कन्वेंशन का क्या नाम है। जैसे कि ओजोन लेयर के कन्वेंशन को हम वियना कन्वेंशन भी कहते हैं, है ना। और वियना कन्वेंशन का आउटकम क्या था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, ओजोन लेयर से। उसी तरीके से क्लाइमेट चेंज, इसे कौन ऑर्गेनाइज किया था, UNFCC, ठीक है, FCC 3 बार, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका आउटकम क्या था, क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। फिर उल्टा क्वेश्चन आ सकता है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, क्लाइमेट चेंज से, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप अपने से भी सोच सकते हो कि क्या क्या पूछा जा सकता है। वैसे मैं आपको सारे क्वेश्चन करवा दूंगी ताकि आपको सारे क्लैरिटी आ जाए। इसके बाद नेक्स्ट है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये कन्वेंशन भी रियो समिट में हुआ था, ठीक है। रियो समिट यानी कि जब अर्थ समिट हो रहा था। इसका एम है टू प्रमोट कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नाम ही है बायोडाइवर्सिटी, तो इसका एम ही क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करो, उसका सस्टेनेबल यूज़ करो ताकि हम बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सकें। इसी के लिए जनवरी 2000 में कार्टागिना बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल को अडॉप्ट किया गया था। क्या नाम है, कार्टागिना, CARTAGENA, कार्टागिना बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल, ठीक है। नाम याद रखना है बस। इसका मेनली एम था हम क्रॉस बॉर्डर ट्रेड में होने वाले रिस्क को एड्रेस कर सकें, और कभी हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई करके रिलीज करते हैं तो उसका क्या रिस्क होगा, उसे एड्रेस करना। ये कौन करता है, कार्टागिना बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल। तो यहाँ से आपको याद क्या रखना है कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का आउटकम क्या था, कार्टागिना बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल। फिर उल्टा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कार्टागिना बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, तो वो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड है। तो CBD ये जो हमने अभी पढ़ा, ये क्या है, ये कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ही है, ठीक है। और ये कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये क्या है, ये UNFCC ही है, ठीक है। तो 2 बार रिपीट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, हमें पढ़ना था, हमने पढ़ लिया। इसके बाद कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, ये 1982 में अडॉप्ट किया गया था। ये भी यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन है। तो इसका पूरा नाम क्या है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी। तो 1982 में फर्स्ट टाइम एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया कि किस तरीके से हम मेराइन रिसोर्स को मैनेज कर सकते हैं और उसके फ्यूचर जनरेशन को कंजर्व कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ द सी, इसका मतलब क्या हो गया कि हम मेराइन रिसोर्स के लिए फ्रेमवर्क बना रहे हैं, ठीक है। तो इस कन्वेंशन का बहुत सारा की फीचर्स है, सारे को आप एक बार बस पढ़ लेना। बहुत इजी लैंग्वेज में सारी चीज़ लिखे गए हैं, 4-5 पॉइंट है, आप पढ़ लोगे आपको समझ में आ जाएगा। याद क्या रखना है बस कि ये मेराइन रिसोर्स को मैनेज करने के लिए लाया गया था, ठीक है। तो यहाँ कवर हो गया आपका इंटरनेशनल कन्वेंशन। तो आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। हमने इंटरनेशनल कन्वेंशन के बारे में सारे चीज़ ही पढ़ लिए हैं। अब हम कल के क्लास में पढ़ेंगे इश्यूज इन इन्फोर्समेंट और इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्समेंट, और फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर बचेंगे बस 2 ही यूनिट 13 एंड यूनिट 14, वो भी मैं जल्दी कंप्लीट करा दूंगी।
और उसके बाद मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के। ठीक है, तो फिर आज के लिए बस इतना ही रहने देती हूँ। मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।